आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई की स्टडी हम करेंगे ऑप्टिक्स में, क्योंकि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ऑप्टिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भेजता है हमारे ब्रेन में। ब्रेन में जब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहुँचेंगे तो वहाँ पर ब्रेन में एक सेंसेशन होता है, और उस सेंसेशन को हम कहते हैं देखना, टू सी। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है, किसी भी चीज़ को देखना, ये कौन करता है? बेसिकली ये हमारा ब्रेन करता है। तो देखने का काम ब्रेन में होता है। आई सिर्फ उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि सिग्नल जाते हैं, और ब्रेन देखता है। इसका हमारे पास सबूत भी है। आप देखते हैं कि रात को जब हम आंखें बंद कर लेते हैं, उसके बाद भी हम सपना देखते हैं। उस समय हमको ये नहीं पता होता है कि हम सो रहे हैं कि जाग रहे हैं, पर हम कुछ देखते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेन का वो वाला पोर्शन जो देखने का काम करता है वो एक्टिव होता है, उस समय हमको दिखता है। इसी तरह से जब हमको कभी चोट लगती है, तो चोट लगती है तो हमको ऐसे सितारे दिखते, तारे दिखते, जिसको बोलते दिन में तारे देख लिए। वो ब्रेन का एक रिएक्शन है, जिसको कि उस सेंसेशन में हमको कुछ दिखना शुरू हो जाता है। एनीवे, तो ये याद रखिए, देखने का एक्चुअल काम कौन करता है? ब्रेन। आई एक इंस्ट्रूमेंट है, और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। अदरवाइज ब्रेन देख नहीं सकता, उसको सिग्नल नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए हम अलग अलग पार्ट्स में इसको स्टडी करेंगे। पहले ये देखेंगे कि आई का डिस्क्रिप्शन क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, उसमें कितने पार्ट्स होते हैं, और हर पार्ट का पर्टिकुलर क्या वर्क है विद रिस्पेक्ट टू ऑप्टिक्स एंड मेकिंग द इमेजेस। उसके बाद हम उसकी वर्किंग देखेंगे और फिर स्टडी करेंगे उससे रिलेटेड दूसरे फीचर्स। तो पहले लेक्चर में हम ये देखते हैं कि आई का डिस्क्रिप्शन क्या है। तो आई के डिस्क्रिप्शन के लिए ये हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है। आईज बेसिकली एक बॉल जैसी होती है। ये बॉल आप देख रहे हैं, ये एक बॉल है, और इस बॉल का कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे सिलिका एक हार्ड मटेरियल होता है वाइट, उसका ये बॉल बना रहता है। इसका डायमीटर करीब 2.5 सेंटीमीटर इसका साइज रहता है। 2.5 सेंटीमीटर, 1 इंच। ये जो बॉल है, यहाँ पर हमारे स्कल के अंदर एक सॉकेट बना हुआ है। उस सॉकेट के अंदर ये बॉल है, और ये बॉल इसके अंदर ऐसे चल सकता है, ऊपर नीचे साइड, ये जिसको हम आँख का घुमाना बोलते हैं, दिस वे और दिस वे। ओके, ये आईज, ये आई बॉल। ये जो आई बॉल है, अब इसके बारे में अंदर इसके स्टडी करते हैं। तो ये एक हार्ड सरफेस रहती है। उस हार्ड सरफेस ये हमने यहाँ पर बनाई। बाहर से इसका कलर वाइट होता है, ये पूरी। इसका थोड़ा सा पोर्शन हमारे स्कल के स्किन के बाहर दिखता है, जिसको कि हम आँख कहते हैं। ये इसमें जो आप ये वाइट पोर्शन देखते हैं, ये इसी का हिस्सा है। ये वाइट जो आगे आ गया, ये जो इसका हिस्सा है। तो इस तरह से ये वाला वाइट हमको यहाँ पर दिखता है। ओके, अब अगर हम इसका साइड व्यू देखते हैं, ये आई बॉल, ये जो इसका शेल रहता है, ये शेल हार्ड होता है और ओपेक होता है। वी कैन नॉट सी द थिंग्स, लाइट कैन नॉट एंटर इट। लेकिन एक छोटा सा पोर्शन इसका सामने, वो छोटे से पोर्शन से, वो छोटा सा पोर्शन ट्रांसपेरेंट होता है, जहाँ से लाइट अंदर एंटर कर सकती है। वो छोटा सा पोर्शन इस तरह से ये, और ये पोर्शन ट्रांसपेरेंट है, और ये थोड़ा सा उभरा हुआ पोर्शन रहता है। अगर इसको हम ऐसे साइड से देखेंगे तो आपको ये गोला दिखेगा, और ये वाला पोर्शन यहाँ पे थोड़ा सा उभरा हुआ दिखेगा, जो कि ट्रांसपेरेंट है। हार्ड ये भी है, बाकी जो हार्ड है
वो ओपेक है, लाइट नहीं जाएगी, इस पोर्शन से लाइट अंदर जा सकती है। इस पोर्शन को हम कहते हैं कॉर्निया। ये हमारी आँख के सामने होता है और ये जो आप आँख में अंदर देख रहे हैं ये हमारा कॉर्निया है, यहाँ पे ये पोर्शन। अच्छा, ये जो पोर्शन है जब हम इसको ऐसे साइड से देखेंगे तो ये हमको थोड़ा सा ऐसा बल्ज दिखेगा, ऐसा बल्ज किया हुआ। और इसका डायग्राम हमने यहाँ पर बनाया। ये हमारा हार्ड शेल है। हार्ड शेल का ये वाला जो पोर्शन है जो थोड़ा सा बल्ज किया हुआ है ये ट्रांसपेरेंट है और इसको हम कहेंगे कॉर्निया। कॉर्निया। सो दिस, ये कॉर्निया हो गया और ये सिलिका से बना हुआ हार्ड शेल हो गया जिसके अंदर आँख के सभी पार्ट्स रहेंगे। अब तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ शेल। इस शेल का क्या काम है? टू हाउस ऑल द पार्ट्स cornea is a transparent but hard skin। ये एक पोर्शन में रहेगी जिसके अंदर ये शेल नहीं रहेगा। ये एक विंडो है, इस विंडो से लाइट अंदर जा सकती है। ये किस चीज़ की बनी होती है? तो ये सेल्स की बनी होती है। स्किन जैसे बनती है ह्यूमन स्किन वैसे ही ये भी बनी होती है। ये है कॉर्निया। इसके बाद कॉर्निया के अंदर दूसरी चीज़ें देखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है एंड दिस इज़ नोन एज लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस की शेप ऐसे सर्कुलर शेप, ऐसा तो सर्कल है लेकिन जब हम इसको साइड से देखते हैं तो साइड से इसका व्यू ऐसे कॉन्वेक्स लेंस का नहीं होता। होता ये कॉन्वेक्स लेंस है लेकिन इसका जो शेप हमको मिलती है वो शेप ऐसे इस तरह की शेप होती है, थोड़ी सी डिफरेंट होती है कॉन्वेक्स ही। ओके, तो ये एक कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर रहता है। ये प्रोटीन्स का बना होता है और ये फ्लेक्सिबल होता है। ये इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी है। कैसे फ्लेक्सिबल? जैसे आपने जेली देखी होगी, जेली फ्लेक्सिबल होती है, वैसे ही ये भी होता है। प्रोटीन्स का बना रहता है और इसमें से लाइट 100% ट्रांसपेरेंट इसमें से निकल सकती है। इट इज़ सो स्पेशल। इसका कंस्ट्रक्शन इतना अच्छा होता है कि हमारी इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद हम इस लेंस को अभी तक आर्टिफिशियल नहीं बना सके। ओके, इसको हम ऐसे, इसको इसके आसपास के मसल ऐसे दबा सकते, एक्सपेंड कर सकते हैं और उससे इसकी मोटाई बढ़ जाती है या कम हो जाती है। ये इसलिए ये फ्लेक्सिबल है। ओके, उसके बाद ये जो लेंस है इसकी फोकल लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर होती है और 2.5 सेंटीमीटर ही इस बॉल का डायमीटर होता है। ये हमारे आगे काम आएगा ये वाला डाटा। इसका काम क्या होता है लेंस का? टू फोकस, to focus light rays and make
इमेज, और ये इमेज ये सामने एक स्क्रीन पे बनाता है। वो स्क्रीन बड़ी स्पेशल स्क्रीन होती है एंड वी कॉल इट रेटिना। ये सामने ये आप देख रहे हैं, ये रेटिना है। ये रेटिना उसी तरह का होता है जैसे हमारे मोबाइल की स्क्रीन होती है या हमारे टीवी की स्क्रीन होती है जिस पर बहुत सारे पिक्सल होते। तो रेटिना के, आइज़ के रेटिना पर भी पिक्सल होते हैं और बहुत ज़्यादा डेंसिटी के पिक्सल होते हैं। हमारे मोबाइल और टीवी से भी ज़्यादा डेंसिटी के पिक्सल होते हैं। उस पर जब ये लाइट जाकर इमेज बनाती है तो रेटिना एक ऐसे पिक्सल से बना होगा जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते। फिर से ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है। इस पर लेंस ने किसको भेजा? लाइट को। ये लाइट जब किसी भी पिक्सल पर पड़ेगी तो ये एक इलेक्ट्रिकल वोल्टेज क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिकल पल्स क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिकल करंट क्रिएट करेगा। ये है रेटिना का काम। उस करंट का क्या होगा? वो करंट, इसके पीछे एक नर्व लगी रहती है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसमें से बहुत, हर पिक्सल के पीछे एक एक नर्व रहती है और वो पूरे नर्व का गुच्छा यहाँ पर आकर बंडल एक जगह पर इकट्ठा होता है। दिस वी कॉल ऑप्टिकल नर्व। और यहाँ पर इन सब की वोल्टेज आती है और वो ऑप्टिकल नर्व, इंडिविजुअल ऑप्टिकल नर्व यहाँ से चलकर ब्रेन तक चली जाती, तो ब्रेन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलता है। तो बाहर से जो लाइट आएगी, लेंस उसको फोकस करके उसकी इमेज बनाता है रेटिना पर। रेटिना पे जब वो लाइट पड़ेगी वो उसका इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा और वो जो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज या इलेक्ट्रिकल करंट है नर्वस सिस्टम से ब्रेन में चली जाती है। तो ये रेटिना का काम है। रेटिना कहाँ पर होता है? आँख के पीछे की, ये आँख के पीछे की पूरी सरफेस में रेटिना रहता है। Front surface has pixels, or we can say sensors. ये लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये होता है रेटिना के पिक्सेल्स का काम। ये जो रेटिना के पिक्सेल्स हैं ये दो तरह के होते हैं। ये जो दो तरह के पिक्सेल्स हैं वी कॉल देम रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स एंड कोन्स। ये जो रॉड्स एंड कोन्स हैं इनका बड़ा स्पेशल वर्क होता है। ये है एक रॉड जिसमें इधर से लाइट पड़ती है, ये रॉड्स हैं, और ये कोन्स हैं। ये इधर से लाइट इस पर पड़ती है। ये दोनों की स्पेशलिटी अलग अलग होती है। ये जो रॉड्स हैं ये लाइट के अमाउंट को सेंस करते हैं कि थोड़ी सी भी लाइट हो तो उससे वो अच्छी वोल्टेज बना लेते हैं रॉड्स। लेकिन रॉड्स की एक इनएबिलिटी होती है जो कि इसमें एबिलिटी होती है। ये जो कोन्स हैं ये क्या करते हैं? ये लाइट के कलर को अलग अलग करके उसके अलग अलग सिग्नल क्रिएट कर लेते हैं। रेड के लिए अलग, ब्लू के लिए अलग, येलो के लिए अलग। हम ये कह सकते हैं कि इसकी मदद से ये जो लाइट आती है हमको पता लगता है कि उस लाइट का कलर क्या है। तो
तो कलर को कौन सेंस करता है? कोन्स। कोन सेंस कलर। रॉड्स सिर्फ किसको सेंस करते हैं? ब्राइटनेस। पर ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। अब इन दोनों का अंतर देखिए, क्या मतलब है इसका। जो ये कोन्स कलर को सेंस करेंगे, कलर को सेंस करने के लिए लाइट का अमाउंट इसको बहुत ज़्यादा चाहिए। अगर यहाँ से 100 लाइट आती है, सपोज उसकी इंटेंसिटी 100 यूनिट है, तो कोन उसको डिवाइड करके अलग अलग कलर में बांट देगा और हमारे ब्रेन को सेंस पहुँचेगा कि ये जो सामने डायग्राम है इसमें ये अलग अलग कलर्स हैं। ठीक है। अब शाम का टाइम हो गया और उस चित्र पर, उस फिगर पर जो लाइट पड़ रही है उसके कारण उसकी इंटेंसिटी 100 नहीं रही, इट इज़ ओनली 20 लाइट जब वहाँ से आती है इंटेंसिटी, तो कोन उसको अलग अलग कलर में डिवाइड नहीं कर सकती, उसकी ताकत कम पड़ जाती है। सो कोन्स कैन वर्क ओनली इन ए वेरी ब्राइट लाइट, देन दे कैन डिवाइड इनटू कलर्स। तो कोन उस समय ब्रेन को क्या बताती है? कोन ब्रेन को ये बताती है कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, जबकि सामने उसके एक पिक्चर है। ओके। उस समय रॉड्स काम में आते, क्योंकि जो 20 पिक्चर आ रही है, रॉड्स तो 10 लाइट अगर आई, 5 लाइट आई, तो भी रॉड उसको सेंस कर लेते हैं। रॉड इतने सेंसिटिव होते हैं। तो रॉड्स बता देते हैं कि हमारे सामने एक पिक्चर है, हमारे सामने एक आदमी खड़ा है, हमारे सामने एक दरवाज़ा है, जो कि कोन्स को नज़र नहीं आता। लेकिन रॉड सिर्फ क्या बताएंगे कि सामने एक दरवाज़ा है। वो ये बताएंगे कि ये दरवाज़ा है, उसके अंदर ये एक कुंडी लगी हुई है, ये ब्लैक है या वाइट है या ग्रे है, बस। अगर उस दरवाजे का कलर रेड है, येलो है, कोन्स नहीं बता सकते। तो कोन हर चीज़ को क्या देखते हैं? ब्लैक एंड वाइट, लेकिन सेंसिटिव ज़्यादा होते। तो रात को जब हम उठकर चीज़ों को देखते हैं, उस समय कौन काम करता है? उस समय कोन काम नहीं करता है और रॉड्स काम करते। तो रात को हमको चीज़ें ग्रे दिखती हैं, ब्लैक एंड वाइट दिखती हैं, उनके कलर नहीं दिखते, क्योंकि ये एक्टिव नहीं हो पाते। इनको एक्टिव होने के लिए ज़्यादा लाइट चाहिए। तो जैसे ही दिन में लाइट ज़्यादा होती है, कोन एक्टिव हो जाते हैं और उसके हमको कलर्स दिखने लगते। तो अगर एक आदमी कलर ब्लाइंड है, तो उसका कलर ब्लाइंड मतलब कि उसको दिखता तो सब कुछ है, पर वो कलर नहीं देख पाता, तो उसके कोन्स खराब हैं। पर अगर एक आदमी को दिन भर दिखता है और रात को नहीं दिखता है, तो रात को क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि रात को जो भी हमको दिखता है वो इसकी सेंसिटिविटी के कारण दिखता है। तो अगर उसको रतौंधी है, रात को नहीं दिखता है, तो उसके रॉड्स खराब हो चुके हैं। पर दिन में उसको दिखता क्यों है? क्योंकि उसके कोन्स अभी भी वर्किंग है। तो हाई लाइट पे उसको दिखता है, उसको कलर भी दिखता है, पर रात के बाद, शाम के बाद उसको नहीं दिखता। तो ये रॉड्स और कोन्स का फंक्शन है और इनके कारण ऐसा होता है। ओके। तो ये अभी हमने देखा रेटिना। रेटिना में अलग अलग जगह पर सेंसिटिविटी अलग अलग हो सकती है। इसमें एक खास पॉइंट होता है जहाँ पर सेंसिटिविटी मैक्सिमम होती है, वी कॉल इट येलो स्पॉट। येलो स्पॉट पर जब लाइट पड़ती है तो हमको चीज़ें बहुत क्लियर दिखती हैं। आपने देखा है अलग अलग मोबाइल में जो अलग अलग फ़ोटो हम देखते हैं, कोई फ़ोटो हमको बहुत शार्प दिखता है, कोई धुंधला दिखता है, तो हम ये कहते हैं कि हमारे मोबाइल इतने ज़्यादा पिक्सल का है। 3 पिक्सल का कैमरा है, 8 पिक्सल का कैमरा है, 12 पिक्सल का कैमरा है। जितने ज़्यादा पिक्सल का कैमरा होगा उतनी वहाँ पर बनने वाली इमेज ज़्यादा शार्प होगी। तो इसमें भी पिक्सल का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होता है। मैक्सिमम पिक्सल कहाँ पर होते हैं? ये येलो स्पॉट पे। तो हम क्या चाहते हैं कि जब भी हम कोई चीज़ को देखें तो वहाँ से निकलने वाली लाइट कहाँ आनी चाहिए? येलो स्पॉट में आनी चाहिए। लेकिन आप ये देखेंगे कि येलो स्पॉट यहाँ पर नहीं होता, यहाँ थोड़ा सा ऊंचा होता है। नेचर ने ऐसा बनाया है।
तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है। वैसे ही एक स्पॉट और होता है, ये यहाँ पर जहाँ से ये सब नर्व अंदर घुसती हैं ऑप्टिकल नर्व्स में, यहाँ पर जो रेटिना का पार्ट है नहीं होता, यहाँ पे सेंसिटिविटी नहीं होती। अगर यहाँ कोई लाइट पड़ती है तो वो ऑब्जेक्ट हमको दिखता ही नहीं, और इस स्पॉट को हम कहते हैं ब्लैक स्पॉट या ब्लाइंड स्पॉट। दोनों हम कह सकते हैं, ब्लैक या ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पर अगर लाइट पड़ेगी तो हमको चीज़ नहीं दिखती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ हमारे सामने आई और हमको नहीं दिखी चलते चलते, तो बाद में हम वंडर करते हैं कि क्या हुआ, ऐसी सब चीज़ें तो मेरे को दिखी, ये वाली चीज़ क्यों नहीं दिखी। तो इसका कारण हो सकता है कि वहाँ से जो लाइट आ रही है वो हमारे ब्लाइंड स्पॉट पर पड़ रही है। कहाँ से आने वाली लाइट हमारे ब्लाइंड स्पॉट पर पड़ती है और कहाँ से आने वाली लाइट हमारे येलो स्पॉट पर पड़ती है, ये आप खुद भी चेक कर सकते हैं। येलो स्पॉट नॉर्मली हमारा थोड़ा सा ऊपर होता है, तो इसमें कौन सी लाइट आएगी, आप देखेंगे कि ये इस डायरेक्शन से आने वाली लाइट होती है। ये डायरेक्शन कौन सी है, तो ये डायरेक्शन नीचे की डायरेक्शन है। तो नेचर ने हमारा येलो स्पॉट थोड़ा सा ऊपर क्यों दिया है, क्योंकि अगर हम आँख को घुमाते भी नहीं हैं तो नेचुरल, अगर हम सिर को सीधा रखते हैं तो क्या चीज़ हमको सबसे ज़्यादा क्लियर दिखेगी, ये नीचे की, जहाँ की लाइट हमारे येलो स्पॉट में आ रही है, और वो नीचे क्या है, सामने हमारे सड़क है, ज़मीन है। ऑल द टाइम हम नीचे देखते हैं, अपने सामने देखते हैं, थोड़ा सा नीचे आप देखिए, उस समय हम हर चीज़ को उस लेवल पर देखते हैं, और वो हमारा सबसे कन्वीनियंट पोजीशन होती है। इसीलिए हम पुस्तक भी ऐसे पढ़ते हैं, थोड़ा सा नीचे रख के। ये हमारी सबसे कन्वीनियंट पोजीशन होती है देखने की। उस समय हम अपने आई बॉल को घुमाते भी नहीं हैं, यानी घुमाने का हमको कष्ट नहीं करना पड़ता। आई बॉल को हमको ऐसे घुमाने का कष्ट नहीं करना पड़ता। अगर कोई मुझे कहता है इसको देखो, तो मैं आई बॉल को ऐसे घुमाऊंगा। क्यों घुमाऊंगा, लाइट तो यहाँ से अभी भी मेरी आँख में आ रही है। मैं इसलिए घुमाता हूँ कि इसका जो येलो स्पॉट है, येलो स्पॉट इसकी सीध में आ जाए। तो मैंने आँख को ऐसे घुमाया, येलो स्पॉट इसकी सीध में आ गया, अब ये चीज़ मेरे को सबसे क्लियर दिखेगी। और फिर अगर आप बोलोगे इधर देखो, तो इधर से लाइट तो अभी भी मेरी आँख में आ रही है, पर अगर मुझे इस पर ध्यान देना है, इसको ज़्यादा क्लियर देखना है, तो मैं अपने आई बॉल को ऐसे घुमाता हूँ। आई बॉल पूरा नहीं घूमता है तो गर्दन को घुमाता हूँ, और कोशिश क्या करता हूँ कि जो लाइट आ रही है ये मेरे येलो स्पॉट पर आए, तो मुझे आई बॉल को ऐसा करना पड़ता है। नीचे वाली चीज़ को देखो तो ऐसा करना पड़ता है, इधर करो तो ऐसा करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं कुछ नहीं करूँगा तो मेरा आई बॉल अपने आप कैसे सेट होगा, ऐसे सेट होगा नीचे की पोजीशन में। तो हमारी सबसे कन्वीनियंट पोजीशन जिसमें हमको बिल्कुल आई बॉल घुमाना नहीं पड़ता, कौन सी होती है, ये सामने थोड़ा सा नीचे, आई थिंक 30 डिग्री या कुछ, एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम, पर ऐसा नीचे। ये हमारी सबसे कन्वीनियंट पोजीशन है, नेचुरल पोजीशन है, हमारी आँख को कोई तकलीफ़ नहीं देनी पड़ती। इसलिए एक और बड़ी मज़े की बात है कि अगर आपसे कोई ये पूछे कि टीवी हम लगातार देखना चाहते हैं 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, तो हमको टीवी को किस पोजीशन में लगाना चाहिए। जहाँ हम बैठे हैं टीवी हमारे सामने होना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए कि आराम से ऐसे देख सके, नीचे होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए टीवी। तो टीवी की सबसे कन्वीनियंट पोजीशन जिसमें हमारी आँख को घुमाने की बिल्कुल तकलीफ़ नहीं होती, वो होती है हमारे आई लेवल से 30 डिग्री नीचे, ऐसे। और हमने देखा है कि हम अपने घरों में टीवी नीचे नहीं लगाते, हम ऊपर लगाते हैं। और जब भी टीवी देखना है तो अपनी आँख को ऐसा थोड़ा सा ऊपर करते हैं या गर्दन को ऊपर करके देखते हैं, आँख को ऊपर करके देखते हैं। थोड़ी देर में हमारी आँख थक जाती है, क्योंकि हमको मसल से आँख को पकड़ के ऐसे ऊपर करना पड़ता है। तो मसल में हमेशा थोड़ा सा टेंशन रहता है, और छोड़ देंगे तो मसल ऐसे हो जाएगा। वो हमारी नेचुरल पोजीशन है। ये सामने देखने में हमारे मसल में बिल्कुल टेंशन नहीं पड़ता। तो टीवी की बेस्ट पोजीशन होती है वो पोजीशन जिस पर आप अपने टेबल पर लैपटॉप रख के काम करते हो।
कुर्सी पे बैठो, सामने लैपटॉप पड़ा है, देखो आँख की डायरेक्शन, ये ऐसे लाइट आती है। ये उस समय हमको अपनी आँख नेचुरल है, हमारे मसल को न तो ऊपर करना पड़ता है न नीचे करना पड़ता है। ये सेटिंग ये येलो पॉइंट के कारण ऐसी होती है। ठीक है, तो टीवी घरों में ऊपर लगाते क्यों हैं? दैट इज़ कन्वीनियंस, कि सामने और लोग बैठेंगे तो फिर पीछे वाला कैसे देखेगा, इसलिए हम लोग सबसे ऊपर लगा देते, वो कन्वीनियंस है। पर अगर आपको अकेले 2 लोग को बैठ के देखना है, ट्राई करके देखिए, टीवी को वैसा ही रखिए जिस एंगल से हम लैपटॉप को रखते हैं, आपको ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा और ज़्यादा आराम रहेगा। एनीवे, ये येलो स्पॉट के बारे में हुआ। वैसे ही एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, ब्लैक स्पॉट। यहाँ पर अगर लाइट पड़ जाए तो हमको नहीं दिखता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम कार चला रहे होते हैं तो कार में पीछे से कोई ऐसे आया और जब एकदम सामने आता है तो हमको दिखता है, और जब वो साइड में था तो नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि उससे जो आने वाली लाइट है, मिरर से टकरा कर हमारी आँख में आ रही है, वो आकर हमारे ब्लाइंड स्पॉट में पड़ी और वो नहीं दिखता। और जैसे ही वो आगे बढ़ता है, हम देखते हैं हमारी कार के सामने आ गया, तब वो हमको दिखता है। तो हमको लगता है अरे अचानक कहाँ से आ गया। क्यों? क्योंकि पहले वो उस लोकेशन पर था जिस लोकेशन से आने वाली लाइट हमारे ब्लाइंड स्पॉट पर पड़ती है। क्या ऐसी लोकेशन होती है? आंसर है यस, होती है। आप अपनी आँख का ब्लाइंड स्पॉट ढूंढ सकते। दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल। अपने सामने एक पेपर को रखिए, बड़े से चार्ट पेपर को, ऐसे उस पर क्रॉस बना रहेगा। आप सामने देखिए और इधर से एक पेंसिल ऐसे चलाइए, इसको ऐसे मोड़ के देखने की कोशिश मत करिए। उसमें आप देखेंगे कि एक बार ऐसी लोकेशन आई है कि वो स्पॉट, पेंसिल का मुंह गायब हो गया, आपको नहीं दिख रहा, एंड दैट पोजीशन, दैट डायरेक्शन लीड्स टू योर ब्लाइंड स्पॉट। वो आपका ब्लाइंड स्पॉट है, आप ढूंढ सकते हैं ऐसा। पर शर्त यह है कि आपको देखना सामने, लाइट तो सब तरफ से आ रही है, हमको ऐसा लगता है कि हमको सब कुछ दिख रहा है, पर एक स्पॉट ऐसा होता है, दैट इज़ ब्लाइंड स्पॉट। ओके, सो ये एक इसका जनरल डिस्क्रिप्शन। अब देखिए, इसके ये रेटिना के सारे पिक्सल्स भरे हुए हैं, कोन्स या रॉड्स, ये सेंसर इसमें लगे हुए हैं। अब इसके बाद और अगली चीज़ हम देखते हैं, रेटिना हो गया, यस, दोनों स्पॉट्स हो गए। दिस इज ऑप्टिकल नर्व, तो चौथा हो गया। पांचवा हम लोग क्या ले सकते हैं? ऑप्टिकल नर्व। ऑप्टिकल नर्व्स दे कैरी सिग्नल्स फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन, ये इनका काम हो गया। नाउ वी कम टू नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज सिलियरी मसल। सिलियरी मसल कहाँ होते हैं? हमारी ह्यूमन बॉडी का जो स्केलेटन है उसमें ये तो आपने देखा, ये हार्ड शेल है, इस हार्ड शेल के अंदर आई के सभी पार्ट हैं। यहाँ पर इसके अंदर में मसल होते हैं ये, और वो मसल इस तरह से फैले हुए होते हैं। ये मसल और लेंस ये इंटीग्रेटेड होते हैं। इंटीग्रेटेड मतलब कि एक बहुत बड़ा ये टुकड़ा है, इसमें से इतना बड़ा टुकड़ा ये ट्रांसपेरेंट है और ये लेंस है, और ये सब क्या है? ये सिलियरी मसल्स है। तो लेंस जो है सिलियरी मसल से बंधा हुआ रहता है, ओके। और ये सिलियरी मसल का काम क्या है? मसल का काम है फोर्स क्रिएट करना, ओके। तो ये सिलियरी मसल जब भी इसको ब्रेन से सिग्नल आता है तो ये लेंस को दबा सकता है, और फिर जब सिग्नल आता है तो उसको वापस छोड़ देगा, दबा देगा या छोड़ देगा। याद रखिए, सिलियरी मसल सिर्फ प्रेस कर सकते हैं या रिलीज कर सकते हैं, ये उसको स्ट्रेच नहीं कर सकते। तो लेंस जितना ओरिजिनल है, ओरिजिनल से उसको दबाया जा सकता है या रिलीज किया जा सकता है, इट कैन नॉट बी स्ट्रेच। और ये प्रेस करने का काम कौन करता है? सिलियरी मसल्स। ये सिलियरी मसल्स ये लेंस को चारों तरफ से एनक्लोज करके रखते हैं। सिलियरी मसल एनक्लोज द लेंस, कैन प्रेस इट फॉर desired thickness,
कैसे डिजायर्ड थिकनेस के लिए? देखिए, ये अगर हमारा लेंस है, इस लेंस के इधर और इधर सिलियरी मसल में इसने रेस्ट किया हुआ है। अगर ये इसको दबाते हैं तो ये यहाँ और ये दब के यहाँ, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है अब ये ऐसा हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये कर्व ऐसे, ये वाला कर्व ऐसे, तो ये ज़्यादा मोटा हो जाता है, ये ऐसे ज़्यादा गोल हो जाता है। ये इससे क्या होता है? तो इससे हमारा जो लेंस है बीच में से ज़्यादा मोटा होता है, तो इसकी लाइट को बेंड करने की पावर इंक्रीज़ हो जाती है। लाइट को बेंड करने की पावर इंक्रीज़ हो जाती है। ये अगर आने वाली लाइट को 20 डिग्री इधर मोड़ता है तो ये आने वाली लाइट को 40 डिग्री इधर मोड़ सकता है। ये लेंस मोटा हो गया, ज़्यादा पावर हो गया। तो लेंस की पावर को वहीं के वहीं हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, ज़्यादा लाइट को बेंड कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? सिलियरी मसल की हेल्प से। ये सिलियरी मसल का काम है। अब ये काम कैसे, कहाँ हमको ज़रूरत पड़ता है, दैट वी विल सी व्हेन वी आर स्टडिंग वर्किंग ऑफ द आइज। ओके, तो ये है सिलियरी मसल्स। एंड क्लोज द लेंस, कैन प्रेस इट फॉर डिजायर्ड थिकनेस। ओके, इसके बाद हम दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लेते हैं एंड दैट वी कॉल आइरिस। ये हमने देखा, ये कॉर्निया है, कॉर्निया के अंदर ये लेंस है, लेंस के ऊपर एक शटर होता है। ये शटर क्या चीज़ है? ये एक गोल शटर होता है और बड़ा मज़ेदार शटर होता है। देखिए, इस शटर के अंदर से लाइट पास होती है और इसकी ये स्पेशलिटी है कि ये शटर अपनी लाइट की ओपनिंग को कम या ज़्यादा कर सकता है। किस तरह से कम या ज़्यादा कर सकता है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हाथ के अंदर की ओपनिंग आपको दिख रही है। ओके, यू आर एबल टू सी दैट। ये ओपनिंग ये बड़ी हो गई और ये छोटी हो गई। इस तरह से ये बड़ी हो गई और ये छोटी हो गई। तो ये जो शटर ऐसा गोल होता है, इसमें ऐसे बहुत सारे सेल्स से बने हुए, हम कह सकते हैं, पट्टियाँ होती हैं और ये पट्टियाँ इस तरह से मूव करती हैं कि ये अपनी ओपनिंग को कम या ज़्यादा कर लेती। इससे क्या होगा? तो इसका फंक्शन ये होता है कि ये जो लाइट आँख में एंटर करती है उसकी क्वांटिटी को, अमाउंट ऑफ लाइट को ये कम या ज़्यादा कर सकती। क्या ज़रूरत है उसकी? तो आंसर है, उसकी ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अगर लाइट बहुत ज़्यादा पड़ती है तो हमारी आँख चौंधिया जाती है, ये चीज़ आप जानते हैं। वैसे ही जब लाइट बहुत ज़्यादा पड़ती है तो रेटिना में जो बनने वाला फिगर है उसका कंट्रास्ट अच्छा नहीं रह जाता। आपने देखा टीवी में, अगर आप ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, लाइट बढ़ा देते हैं, तो उसके फिगर क्लियर नहीं दिखते, और अगर बहुत कम कर देते हैं तो वो इतना डार्क हो जाता है कि तब भी फिगर क्लियर नहीं दिखते। सो इफ़ यू वांट टू सी एनी ऑब्जेक्ट, एनी फिगर in very much clarity, then it is required that there should be a correct amount of light which will give us necessary contrast. काली चीज़ें काली दिखनी चाहिए और सफ़ेद चीज़ें सफ़ेद दिखनी चाहिए। अगर हम इतनी ज़्यादा लाइट देंगे कि काली भी सफ़ेद दिखने लगे तो हम तो उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, हमको पूरा का पूरा वाइट स्क्रीन दिखेगा। तो अमाउंट ऑफ लाइट एप्रोप्रिएट होना बहुत ज़रूरी है। अब हम जब बाहर निकलते हैं, कभी शाम को जाते हैं, कभी दोपहर को जाते हैं, समटाइम्स लाइट इज़ मोर, समटाइम्स लाइट इज़ लेस। तो करेक्ट अमाउंट कैसे आँख में जाएगा? दैट इज़ डन बाय दिस आइरिस। जब लाइट कम होती है बाहर तो वो आइरिस ऐसे खुल जाती है, अंदर लाइट आ गई। अगर हमको 50 लाइट चाहिए और बाहर 25 है तो ये अपना एरिया 2 कर लेगी। 2
25 into 2, 50 light enters, 50. Again, there is a bright light, sunlight in the noon time and the intensity is 100. तो ये अपने एरिया को छोटा करके हाफ कर लेगी. जो पहले 2 था कितना करेगी? हाफ. अब 100 लाइट आ रही है, हाफ एरिया में से कितनी एंटर करेगी? 50. एंड वी नीड 50. तो ये जो 50 लाइट हमको चाहिए उसके लिए ये अपने एरिया को कम या ज़्यादा कर सकती है. 50 आई हैव सिंपली सेड एज एन एग्जाम्पल. और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमको बहुत पूछा जाता है, ये जो आइरिस अपने आप को छोटा करती है, ये बड़ा करती है, ये एक्शन एक मस्कुलर एक्शन है. यानी हमारी बॉडी के मसल ही तो करते हैं, आइरिस के मसल करते हैं. हर काम को करने के लिए थोड़ा ना थोड़ा टाइम लगता है. इट टेक्स सर्टेन टाइम. अब बाहर से हम एक सिनेमा हॉल में एंटर करते हैं. बाहर में दिन की लाइट है और लाइट आ रही है 100, तो हमारी आइरिस कितनी खुली होगी? हमारी आइरिस खुली होगी हाफ, ताकि 100 का हाफ होके 50 लाइट अंदर चली जाए और हमको सब चीज़ें क्लियर दिख रही. द मोमेंट वी एंटर द हॉल, वहाँ पर लाइट होती है 25. दरवाजे बंद हैं, पिक्चर देखनी है, तो हॉल में कितनी लाइट है? 25. अब हमारे को दिखेंगी कब चीज़ें? जब अंदर लाइट 50 जा रही है. तो 25 जा रही है तो हमको कुछ दिखता नहीं, हमको सब डार्क दिखता है. कोई हमको सीट नहीं दिखती है, कोई बैठे हुए आदमी नहीं दिखते, तो हम खड़े हो जाते हैं चुपचाप. हमारी आइरिस उसको सेंस करती है, रेटिना सेंस करता है. सेंस कौन करता है? रेटिना. क्या सेंस करता है? कि मुझे दिख नहीं रहा है, लाइट कम है. वो ब्रेन को सिग्नल भेजता है, ब्रेन से आइरिस को मैसेज आता है कि विंडो को ओपन करो. तो आइरिस अपने विंडो 25 को फैला के करती है 50, 75, 100. सॉरी, जो उसकी ओपनिंग थी हाफ, उसको कर देती है 1, फिर 2. जब उसने उसको 2 किया तो अंदर कितनी लाइट आनी शुरू हो गई? 50. अब हमको सिनेमा हॉल की चेयर्स दिखती और बैठे हुए लोग भी दिखते, पर ओपनिंग हाफ होने से 2 होने तक 4-5 सेकंड का टाइम लगा. सो वी शुड वेट फॉर दैट मच टाइम. हमारी आइरिस ओपन हो जाएंगी एंड वील बी एबल टू सी. दैट इज़ वाई वी टेक सम टाइम. तो आंसर है, क्वेश्चन है, व्हेन वी एंटर ए सिनेमा हॉल, व्हाई वी कैन नॉट सी द थिंग्स फॉर सम टाइम? एंड द एप्रोप्रिएट आंसर इज, व्हेन वी एंटर द cinema hall, the light coming to our eyes is very less, therefore iris try to open up. It takes certain time to open up, and for that much time we have to wait. After that time, when iris open up completely or to the required area, then the proper amount of light enter our eyes and we can see the things clearly. So it is action of the iris, the delay done by the iris, for which we have to wait inside the cinema hall. And the initially opening was less, so we were not able to see anything. After some time, when opening is sufficient light is going, we are able to see the things. Okay, that is action of iris. ये iris हमको बचाता भी है, क्योंकि अगर ज़्यादा लाइट जाएगी तो रेटिना बहुत ज़्यादा लाइट से डैमेज भी हो सकता है. ठीक है. सो आइरिस, ओके, दिस इज द फंक्शन ऑफ आइरिस. ये है क्या? मुझे पहले लिखना चाहिए था, आइरिस इज स्क्रीन बिफोर लेंस. लेंस के पहले ये एक स्क्रीन रहती है. तो ये लेंस और आइरिस, ये है सिलियरी मसल, इसके सामने ये स्क्रीन रहती है. ये तो हमको जो बाहर से दिखता है
लेंस नहीं दिखता, हमको क्या दिखती है? आइरिस। ओके, एक और बड़ी चीज़, नॉलेज की चीज़, कि ये जो आइरिस के मसल रहते हैं, जो स्किल रहती है, इसके अलग अलग कलर होते हैं। जिस चीज़ को हम कहते हैं कलर ऑफ आइज़, किसी की आँख का कलर ब्लू है, किसी का ब्राउन है, ये कलर किसका होता है? तो आंसर है ये कलर आइरिस का होता है। सो द कलर ऑफ आइरिस इज नोन एज कलर ऑफ आइज़। ओके, आप ये पूछ सकते हैं कि आँख के अलग अलग रंग क्यों होते हैं, किसी की आँख ब्राउन और किसी की ब्लू क्यों होती है? सो दैट इज़ मेनी फैक्टर्स। वो एक बायोलॉजिकल क्वेश्चन है, उसका ऑप्टिक्स से कोई रिलेशन नहीं है। इट मे बी ड्यू टू डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स इन विच पीपल लिव। कोल्डर कंट्रीज़ में लोगों की आँखें ब्लू होती हैं। इट ऑल्सो हैज़ सर्टेन इफेक्ट ऑफ द जीन्स, certain races, and there are so many things, but that you will study in biology, not in physics. But the color of iris, that is what we observe here. और जो हम लेंस लगाते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस, वो आइरिस को कवर करते हैं और उसी से ही हम आँखों का रंग बदलते हैं। आइरिस की जो यहाँ बीच में ये जो ओपनिंग है जिसमें से लाइट को अलाउ करते हैं, that is known as pupil. So pupil opening, प्यूपिल क्या चीज़ होती है? तो आंसर है प्यूपिल कोई चीज़ नहीं होती है। प्यूपिल नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। ये तो कुछ नहीं है, ओपनिंग है सिर्फ, और उस ओपनिंग का हमने क्या नाम दिया? प्यूपिल। तो आइरिस कोई मटेरियल है, प्यूपिल कोई मटेरियल नहीं है, इट इज़ ओनली ए ओपनिंग, और ये ओपनिंग छोटी बड़ी होती है। तो प्यूपिल ब्लैक क्यों होती है? तो आंसर है प्यूपिल तो कोई चीज़ ही नहीं, इसलिए उसका कोई कलर नहीं होता। तो जब हम प्यूपिल में देखते हैं तो प्यूपिल में देखते हैं यहाँ पर ये जो ओपनिंग है ये आइरिस, ये आइरिस के दोनों पर्दे हैं, आइरिस के दोनों पर्दों के बीच में ये ओपनिंग है। तो अगर हम बाहर से देखें तो हमको यहाँ पर कौन सी लाइट अंदर से आएगी? तो आंसर है अंदर लाइट का कोई सोर्स नहीं है और इस पूरे का कलर ब्लैक है। तो यहाँ से हम जब भी देखेंगे हमको क्या दिखेगा? ब्लैक। इसलिए जब भी आप आँख के बीच में प्यूपिल को देखते हैं वो आपको ब्लैक दिखती है। तो प्यूपिल कोई चीज़ नहीं है जिसका कलर ब्लैक होता है। विद द प्यूपिल वी सी इनसाइड द आइज, इनसाइड द आइज, और यहाँ पर ये सब ब्लैक है, इसलिए इसका कोई कलर नहीं है, कोई लाइट का सोर्स नहीं है, इसलिए वो हमको ब्लैक दिखता है। जब हम आइज चेक कराने जाते हैं तो आप देखते हैं डॉक्टर यहाँ से लाइट लगाकर और इसके सामने से अपने लेंसेज लगाकर हमारी आँख का इंस्पेक्शन करते हैं। तो उसके पास कौन सा रास्ता अवेलेबल होता है? प्यूपिल का। एक और चीज़ आपने सुनी होगी कि डॉक्टर आँख को डायलेट करते हैं। व्हाट इज़ दैट डायलेशन? उस डायलेशन में वो ये जो इसका फंक्शन है आइरिस का ओपनिंग को छोटा करने का, इस फंक्शन को वो थोड़ी देर के लिए डिसेबल कर देते हैं मेडिसिन से, ताकि जब वो लाइट डालेंगे तो आइरिस अपने एक्शन से क्या करेगी? अपना एरिया छोटा कर देगी प्यूपिल को, और फिर डॉक्टर को अंदर देखने में मुश्किल होगी। तो डॉक्टर जब मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं तो आइरिस का ये फंक्शन डिसेबल हो जाता है, उसका एरिया पूरा का पूरा खुला ही रहता है ताकि अंदर देखने में डॉक्टर को आसानी होती। दैट इज़ नोन एज डायलेशन। तो वो आइरिस से रिलेटेड है। ओके, तो ये आइरिस और प्यूपिल और ये इन दोनों के काम। अब आप देखते हैं कि ये सिलियरी मसल, ये सिलियरी मसल, ये लेंस, सिलियरी मसल, ये पूरा एक चैम्बर और ये बाहर का चैम्बर, ये कौन है? कॉर्निया। कॉर्निया, लेंस और रेटिना, इसके बीच में ये वॉल है जहाँ लेंस लगा हुआ है। तो ये इसके दो चैम्बर बन गए, एक अंदर का चैम्बर और एक बाहर का चैम्बर। तो ये अंदर का चैम्बर, इसको हम इंटीरियर चैम्बर कहते हैं और इसको पोस्टीरियर या एक्सटीरियर चैम्बर कहते हैं। तो इस तरह से
ये दो चैम्बर में डिवाइड होते हैं और इन दोनों में एक एक लिक्विड भरा होता है और इस लिक्विड के नाम होते हैं। इस लिक्विड का नाम हम देते हैं विट्रस ह्यूमर और इसमें जो लिक्विड भरा होता है दैट इज नोन एज एक्वस ह्यूमर। ये लिक्विड इसमें इन्फेक्शन नहीं होने देता, इसका लुब्रिकेशन करके रखता है और इसीलिए हमारी आंखें 80-90 साल तक काम करती हैं। ये दोनों में लिक्विड भरा रहता है। इस लिक्विड के कारण, इस लिक्विड के कर्वेचर के कारण भी इसमें थोड़ी सी रिफ्रैक्शन की पावर आ जाती है। एनीवे, अब मुझे लगता है और कोई चीज़ बतानी नहीं बची है। सो वी हैव स्टडीड ऑलमोस्ट ऑल द पार्ट्स एंड देयर फंक्शंस। अब हम जो ये तो हमने सिर्फ इसका डिस्क्रिप्शन देखा है। अब हम अगली क्लास में देखेंगे कि आंखें काम कैसे करती हैं, क्या काम होता है आंख का, किस तरह से वो किसी पिक्चर को क्लियर देखने में हमारे ब्रेन की हेल्प करती हैं। हम ये देखेंगे कि एक आंख नज़दीक की चीज़ और दूर की चीज़ दोनों को क्लियर कैसे देख लेती है, दैट इज़ नोन एज एकोमोडेशन। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारी आंख में किस तरह के ऑप्टिकल डिफेक्ट्स हो सकते हैं। डिफेक्ट तो बहुत तरह के होते हैं, कुछ बायोलॉजिकल और कुछ ऑप्टिकल। सिर्फ हम लोग ऑप्टिकल डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या डिफेक्ट हो सकते हैं, उसमें हम किस तरह से करेक्शन करते हैं। चश्मा लगाते हैं, अगर चश्मा लगाते हैं तो उसका नंबर कैसे बनता है, बिकॉज दैट इज़ ए टॉपिक ऑफ ऑप्टिक्स। सो दैट ऑल वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।